हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कोगुलेशन और हार्ड डिफ्यूजल रूल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रही हूँ, कोगुलेशन। कोगुलेशन, कोगुलेट हो जाना। हम कहते हैं ना कि अगर चोट लग जाती है और ब्लड आ रहा होता है तो हम कहते हैं थोड़ी देर के बाद ब्लड जो है वो कोगुलेट हो जाता है और बाहर आना बंद हो जाता है। तो वो जो कोगुलेशन है एक्चुअली में उसका मतलब क्या होता है? कोगुलेशन का मतलब है एग्रीगेट होना। क्या मतलब होता है इसका? एग्रीगेट, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन अगर किसी भी चीज का होना है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट। जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम इसके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर ऐड करते हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोगुलेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आइदर कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए कि इलेक्ट्रोलाइट जो है, जब भी by the addition of an electrolyte when a colloidal sol get coagulate aggregate together, the particles of the colloidal sol aggregate together, और वो अपने जो पार्टिकल साइज है, देखिए जब कोलाइडल सॉल्यूशन रहता है उसका पार्टिकल साइज बहुत ही स्मॉल रहता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। लेकिन जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के साथ आना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के साथ आएंगे तो क्या होगा? पार्टिकल साइज बढ़ता चला जाएगा अगर वो एग्रीगेट होंगे तो। और जैसे जैसे उनका पार्टिकल साइज बढ़ता जाएगा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे और नीचे धीरे धीरे करके क्या करेंगे? सेटल डाउन होते जाएंगे। लेकिन हमने ये बात भी कही है कि जो कोलाइडल सोल होते हैं उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट रहता है, और ये जो चार्ज है इसी की वजह से क्या करते हैं? एक दूसरे से फार अवे रहते हैं, एक दूसरे से अपार्ट रहते हैं। तो अगर किसी रीजन की वजह से इनका जो ये चार्ज है ये रिमूव हो जाए तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तब तो ये रिपेल ही नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा? ये पार्टिकल जो है धीरे धीरे एक दूसरे के साथ आके, पहले तो ये फार अवे थे, एक दूसरे से रिपेल कर रहे थे, और फिर क्या करेंगे? एक दूसरे से इकट्ठे होते जाएंगे, इस तरीके से एग्रीगेट होते जाएंगे। और जब ये बहुत बड़े साइज का पार्टिकल बना लेगा तो ये क्या करेगा? नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोगुलेशन प्रोसेस। ओके, तो अब देखिए एक है यहाँ पे फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन क्या होता है? जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर ऐड करते हैं, देखिए वैसे तो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन दोनों सेम ही है, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बिल्कुल आप डीप में जाके पूछना चाहें तो जो फ्लोकुलेशन है इसमें और कोगुलेशन में एक लिटिल डिफरेंस रहता है। वो क्या है कि फ्लोकुलेशन कब होगा? जब हम जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने इसके अंदर ऐड किया, अगर उसकी कंसंट्रेशन लो है, अगर वो कैसी कंसंट्रेशन के अंदर है? लो कंसंट्रेशन के अंदर है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट होना शुरू तो करेंगे, एग्रीगेट तो होंगे। उस टाइम पे हम क्या कहेंगे? कौन सी प्रोसेस हो रही है? फ्लोकुलेशन प्रोसेस हो रही है। और ये क्या है? ये जो प्रोसेस होती है फ्लोकुलेशन, ये अगर हम उसे अच्छे से शेक कर दें, जो भी सॉल्यूशन था हमारा उसे अच्छे से शेक कर दें, तो वो दोबारा से क्या होंगे? रिटेन हो जाएंगे, यानी रिवर्स हो जाती है, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर हो जाती है। पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ आके जो एग्रीगेशन प्रोसेस उसे शुरू करेंगे, नीचे सेटल होना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने उसे अच्छे से शेक कर दिया तो वो दोबारा से रिवर्स जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे और दोबारा से कोलाइडल स्टेट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब हम कोगुलेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो कैसी रहेगी? हाई रहेगी। और हाई कंसंट्रेशन अगर रहेगी इलेक्ट्रोलाइट की, तो अगर एक बार ये कोगुलेट हो गए, एग्रीगेट हो गए, प्रेसिपिटेट इन्होंने बना लिए, तो ये फिर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं जाएगी, रिवर्स नहीं होगी। तो ये तो डिफरेंस था कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के अंदर। बाकी ये दोनों सेम ही टर्म है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में प्रेसिपिटेट बनने हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक तो आप सिंपल बता सकते हैं कि कोगुलेशन होता क्या है, कि व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट the aggregation of the colloidal particles is called to form precipitate is called coagulation. इसके अलावा आप लिख सकते हैं the minimum amount of the electrolyte that must be added 1 liter of a colloidal solution as so as to bring about complete coagulation.
यानी वो मिनिमम अमाउंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जब हम किसी कोलाइडल सोल के अंदर ऐड करते हैं ताकि वो कंप्लीट कोगुलेट हो जाए, जो कोगुलेशन प्रोसेस है वो उसके अंदर कंप्लीट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, जो एग्रीगेशन प्रोसेस है वो एकदम कंप्लीट हो जाए, जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे प्रेसिपिटेट बना के नीचे सेटल डाउन हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोगुलेशन प्रोसेस कहेंगे, या फिर फ्लोकुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन वैल्यू के नाम से इसे जाना जाएगा। ओके, अब इसी के अंदर आगे हम पढ़ेंगे हार्डी-सुजल रूल। देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो हार्डी-सुजल रूल है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है बोर्ड के ऊपर, कंप्लीट इसे। द इफेक्टिव आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज bringing about coagulation are those which carry charge opposite to that of the colloidal particles. These ions are called coagulating ions. ये कह रहा है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम अपने सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे वो मस्ट बी अपोजिटली चार्ज अपोजिटली, यानी अपोजिट चार्ज कैरी करने वाला होना चाहिए टू दैट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर हो उससे अपोजिट हो। अगर नेगेटिवली चार्ज कोई कोलाइडल पार्टिकल है तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसके ऊपर कैसा चार्ज हो, कैटाइनिक चार्ज हो, ठीक है। और अगर कैटाइनिक लेके चल रहे हैं तो वहां पे एनाइनिक होना चाहिए। तो दीज आयंस आर कॉल्ड कोगुलेटिंग आयंस। तो जो आयंस हैं जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जो कोगुलेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोगुलेटिंग आयंस। ग्रेटर इज द वैलेंसी, सेकंड पॉइंट में कह रहा है ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयंस ग्रेटर इज इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन। जितनी ज्यादा वैलेंसी रहेगी कोगुलेटिंग आयन की उतना ही ज्यादा इफेक्टिव, उतना ही ज्यादा पावरफुल कोगुलेशन रहेगा, उतना ही इजीली प्रोसीड हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो हार्डी-सुजल रूल है इसने दो चीजें बताई यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, एक चीज जो है इसमें है वो आप देखिए कि जो ये साइंटिस्ट था इसने ये दो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले ऑब्जर्व की थी कोगुलेशन के रिगार्डिंग। तो आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट दीज ऑब्जर्वेशंस वाज नोन एज हार्डी-सुजल रूल। तो इस नाम से इसे जाना जाने लगा था। अब इसने दो चीज़ें जो बताई वो क्या बताई, पहला तो चार्ज अपोजिट होना चाहिए, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे उसमें कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्व हम ऐड करने वाले हैं उसका चार्ज अपोजिट होना चाहिए कोलाइडल पार्टिकल से। सेकेंडली इसने क्या कहा कि वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही अच्छी होगी। यानी जो चार्ज है कैटायन, अगर हम मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, आप अगर कंसीडर करें तो देखिए, फॉर कोगुलेशन ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज सोल। अगर हम इस सोल के कोगुलेशन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो हम देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या क्या ऐड हो सकते हैं इसके अंदर, NaCl, KCl, HCl, MgCl2, BaCl2 और AlCl3 सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इनके अंदर कैटाइनिक पार्ट देखिए कौन सा है, क्योंकि चार्ज कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट कब होगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज सोल है तो इसके अंदर कैटाइनिक जो पार्ट होगा वो अगर हम इन्हें कंसीडर करते हैं तो इनका चार्ज अपोजिट हो गया इसके कंपैरिजन में, तो इसे कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैटायन Na पॉजिटिव है, यहाँ K पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है Al3 पॉजिटिव। एक बहुत ही अच्छी चीज जो अभी हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे वो है कोगुलेशन वैल्यू। जो सोडियम है इसके ऊपर +1 चार्ज है तो इसकी जो कोगुलेशन वैल्यू है वो देखिए कितनी है, 52। जो पोटेशियम है इसके ऊपर भी +1 चार्ज है और इसकी वैल्यू कितनी है, कोगुलेशन वैल्यू 49.5। यानी डिफरेंस तो आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। H पॉजिटिव के अंदर ये 30.8 आ गई, यानी अगर +1 चार्ज है इनके ऊपर तो डिफरेंस तो आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए। लेकिन जैसे ही जो वैल्यू है वो Mg2 पॉजिटिव, यानी जो चार्ज है वो कितना हुआ, 2 पॉजिटिव कैटायन के ऊपर, तो एकदम से देखिए सिर्फ 0.72 बची है, कितनी कम हो गई। फिर Ba2 पॉजिटिव जो है इसकी 0.69 और जैसे ही चार्ज यहाँ पे 3 पॉजिटिव आया अब इसकी वैल्यू देखिए कितनी कम हो गई, सिर्फ 0.093। यानी यहाँ तो 52 थी और यहाँ कितनी रह गई, चार्ज सिर्फ 2 टाइम चार्ज इंक्रीज हुआ तो सिर्फ 0.093 रह गई। तो अब आपको ये बात समझ में आई जो ये कह रहा है कि ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन। ओके, तो जो कोगुलेशन है उसके अंदर ये चीज हेल्प करवाती है हमें। यहाँ पे देखिए वैसे तो ये जो फैक्टर है इनके रिगार्डिंग भी Na पॉजिटिव K पॉजिटिव दोनों के ऊपर +1 चार्ज है, फिर भी इतना डिफरेंस आ रहा है, H पॉजिटिव है। इनके लिए
अलग फैक्टर्स होते हैं वो अलग डिस्कशन का मैटर है। हमें यहाँ पे जो चीज़ देखनी है वो सिर्फ इनके चार्ज को कंसीडर करते हुए चलना है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी कैटायन या फिर किसी भी एनायन के ऊपर, उतना ही उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू जो है ज़्यादा रहेगी। जैसे देखिए अगर हम बात करें, यहाँ तो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन सब में से सबसे ज्यादा चार्ज किसका होगा, मान लो मैंने 3 एग्जांपल ले लिए, मैं कह रही हूँ Al3 पॉजिटिव है मेरे पास, Mg2 पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव है। ओके, तो इनमें से सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी रहेगी, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोगुलेशन कौन शो करेगा। तो अब देखिए चार्ज सबसे ज्यादा किसके ऊपर है, Al3 पॉजिटिव के ऊपर, तो सबसे ज्यादा तो कौन सा रहेगा ये, इससे कम किस पे, Mg2 पॉजिटिव के ऊपर, तो सेकंड नंबर के ऊपर ये, और सबसे लास्ट में किसकी वैल्यू आएगी, Na पॉजिटिव की। इसी तरीके से अगर कोई नेगेटिवली चार्ज है तो वहां पर भी आप कंसिडर कर सकते हैं उस चीज को भी। अब देखिए जैसे मान लो मैं एक कॉम्प्लेक्स लिखती हूँ यहाँ पे K3FeCl6, ये कोई कॉम्प्लेक्स है और इसके ऊपर हमें चार्ज फाइंड आउट करना है कि किस तरीके का चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो देखिए जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, K पॉजिटिव, 3 इसने K पॉजिटिव आयन दिए और FeCl6 और इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज आ जाएगा, 3 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे K3 लिखा हुआ था। ये जो एंटिटी होता है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी जहाँ भी प्रेजेंट होता है वो चीज़ें उसके अंदर जो भी मटेरियल लिखा हुआ है, जो भी केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो कभी भी डिसोसिएट होकर अलग अलग इस तरीके से आयनाइज नहीं होते हैं। तो हमने एक तो यहाँ पे लिख दिया और बाकी जो है चार्ज के फॉर्म में यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये एनायनिक फॉर्म के अंदर है और इस पर कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से भी हम कंसिडर कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल के अंदर देखिए यहाँ पे मान लो मैंने नीचे फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट अपॉन कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेकंड इज इक्वल टू कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेकंड अपॉन कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट। यहाँ हम कोगुलेटिंग वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम कोगुलेटिंग पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लो मैंने जो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ पे कंसिडर कर लिया। आप जब नोट्स बनाए तो इसे दोबारा से लिखे, मैं यहीं पे चेंज कर रही हूँ, AlCl3 फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट लिया है मैंने यहाँ पे NaCl। कौन सा ले लिया, NaCl। तो इनकी वैल्यूज देखनी है मुझे। अब कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड तो हमारा NaCl था, NaCl की कितनी थी वैल्यू, देखो यहाँ पे 52, यहाँ लिख दूं 52 अपॉन कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट कौन सा था, AlCl3, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.093, तो यहाँ लिख दें 0.093। अब आप इसे डिवाइड करें, यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 599, ये इसकी वैल्यू रहेगी। अब सॉरी 599 नहीं है, 559 है इसकी वैल्यू, 559। ओके, तो इस तरीके से आ गई। इसका मतलब क्या है, कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट AlCl3 इज इक्वल टू 559 टाइम्स ऑफ कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट NaCl। यानी NaCl अगर हम 559 टाइम्स लेंगे तब जाके वो कितने के इक्वल आएगी, AlCl3 की कोगुलेटिंग पावर के इक्वल आ पाएगी। तो पता चल रहा है इनमें डिफरेंस कितना ज्यादा आ रहा है, 559 टाइम्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से अगर कभी भी आपको मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हो, चाहे यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये टेबल मैंने सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज के लिए बनाई हुई है, कैटायंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अपनी बुक में अगर देखेंगे तो उसमें एक नेगेटिवली चार्ज के आयंस के लिए भी बनी हुई मिलेगी। सारी बातें सेम रहेंगी, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे जिस तरीके से हम चार्ज कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज जिस पे जितना ज़्यादा होगा उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा रहेगी पावर। उसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज भी जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रहेगी, उतना ही अच्छा वो कोगुलेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है गोल्ड नंबर, यानी प्रोटेक्टिव एक्शन के बारे में बात करेंगे हम यहाँ लायोफिलिक कोलॉइड्स के थ्रू। तो जो गोल्ड नंबर है ये अपने आप एक स्पेसिफिक चीज़ है। अभी मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। इसे डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी। देखिए जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं, लायोफोबिक सोल्स पढ़े थे हमने, लायोफोबिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, लायोफोबिक, लायो मीन्स क्या होता है, लिक्विड,
और फोबिक मीन्स क्या होता है, हेटिंग, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो लिक्विड हेटिंग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लायोफोबिक बोलते हैं। तो जो लायोफोबिक वर्ड है यहाँ पे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कोलॉइड्स के अंदर कि कुछ एक जो मेटल होती हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इनके अलावा और भी होती हैं जो डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू कोलाइडल सोल में कन्वर्ट नहीं होती कभी भी, तो उनके लिए हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो इन्हें बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये जो हैं इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, यानी ये कोगुलेट होना शुरू कर सकती हैं। अगर हम इनके ज़्यादा मतलब प्रॉपर तरीके से अगर इन पे ध्यान ना दिया जाए तो ये तुरंत कोगुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं, और कोगुलेट होने के बाद ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएंगी और क्या करेंगी, नीचे सेटल डाउन होना शुरू कर देती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये लायोफोबिक नेचर के हैं, यानी ये कंसिडर करें आप, ये पार्टिकल है कोई गोल्ड का, ठीक है, और ये किस नेचर का है, लायोफोबिक नेचर का। कैसा नेचर इसका, लायोफोबिक नेचर। अगर कोई दूसरा सेम टाइप का पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा, ये उसके साथ जाके अटैच होगा, एग्रीगेट होगा और नीचे सेटल होना शुरू कर देगा, यानी एग्रीगेशन जो कोगुलेशन प्रोसेस है उसे दिखाना, शो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस चीज से बचने के लिए कि ये कोगुलेट ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक स्टेबिलिटी, देखिए अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं तब तो क्या हो रहा है, वो कोगुलेट हो जा रहा है। अगर गलती से इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट ऐड किया तो क्या करता है, ये कोगुलेट हो जाता है, और कोगुलेट होने के बाद क्या करता है, कोगुलेशन जैसे ही होगी ये नीचे सेटल हो जाएगा, पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे, और जो कोलाइडल सोल हमें चाहिए था लायोफोबिक नेचर का वो हमें ऑब्टेन नहीं होगा। अगर हमने ऑब्टेन कर भी लिया तो कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, स्टेबिलिटी को लूज कर देगा और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये मान लो लायोफोबिक पार्टिकल था कोई, हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करते हैं, क्या चीज ऐड करेंगे, एडिशन करवाते हैं किसका, लायोफिलिक पार्टिकल्स का। लायोफिलिक पार्टिकल्स जैसे ही ऐड करेंगे तो वो क्या करते हैं, इसे कवर कर लेंगे कंप्लीटली, इस तरीके से इसके सराउंडिंग में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये रहती है, कई बार इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो दोनों का सेम आ जाता है तो दिक्कत होती है, ये चीज जो है इसमें मैटर करती है। तो देखिए ये क्या है हमारा, लायोफोबिक, लायोफोबिक है, और ये क्या है, लायोफिलिक। अब ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे लायोफिलिक जो है इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, ये इसे अच्छे से कवर किए हुए हैं। जैसे ही सेम टाइप का कोई दूसरा पार्टिकल आएगा, जो लायोफिलिक है उन्हें भी कवर करके रखेंगे, तो इनके ऊपर चार्ज होने की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिपल्शन करना स्टार्ट करेंगे और फार अवे रहेंगे। तो फार अवे रहेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ कभी भी एग्रीगेट नहीं होंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। अगर एग्रीगेट नहीं होंगे तो वहां पर जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो हमारा कोलाइडल सोल है वो एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए जो हमारा ये लायोफिलिक नेचर का जो सोल है, इसे ही किस नाम से जाना जाता है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स के नाम से जाना जाता है। इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी आई होप आपको। तो ये इस तरीके से वर्कआउट करता है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। जो गोल्ड नंबर है वो टर्म यहाँ पे इंसर्ट की गई। अब गोल्ड नंबर होता क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड इज द मिनिमम मास ऑफ इट in milligrams which must to be added to 10 ml of a standard red gold salt so that no coagulation of the gold salt take place when 1 ml of 10% NaCl solution is rapidly added to it। यानी जो गोल्ड नंबर है ये प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है। किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड का जो गोल्ड नंबर है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये मिनिमम मास होता है मिलीग्राम्स के अंदर, विच मस्ट बी एडेड, जिसे ऐड किया जाता है 10 ml ऑफ ए स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल। 10 ml अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल है तो उसके अंदर इसे ऐड किया जाता है सो दैट ताकि कोई भी कोगुलेशन उसके अंदर ना हो, जो गोल्ड सोल है उसमें कोगुलेशन ना हो। और इसके लिए हम क्या करते हैं, 10% NaCl का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसका 1 ml इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही रैपिडली ऐड करेंगे तुरंत ये प्रोटेक्टिव एक्शन जो है उसे स्टार्ट कर देगा और अपना काम करना शुरू कर देता है। देखिए जो गोल्ड नंबर है वो अलग अलग केमिकल्स का अलग अलग होता है। यहाँ पर जो गोल्ड नंबर मैं लिख रही हूँ वो जिलेटिन का लिख रही हूँ। जिलेटिन जो होता है इसका
जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है कितना होगा 0.005 से 0.01 इन बिटवीन होता है, ये रेंज होती है इसके गोल्ड नंबर की, गोल्ड नंबर। ओके तो इतना कम देखो इसमें 0.005 से 0.01 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर है। तो जितना कम गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम होती है प्रोटेक्टिव एक्शन उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो जितनी कम ये वैल्यू आए इसका मतलब ये मत समझना कि ये तो वेस्ट हो जाएगा, ऐसे ही है नहीं, जितनी कम वैल्यू होगी गोल्ड नंबर की उतना ही उसका प्रोटेक्टिव एक्शन अच्छा रहेगा, फास्ट रहेगा। इसी तरीके से एल्बुमिन है, जेल एराबिक है, हीमोग्लोबिन है, इन सबके जो गोल्ड नंबर है उनकी वैल्यूज अलग अलग रहती है, लेकिन इनका जो गोल्ड नंबर है ये डिनोट करवाता है कि वो कितने अमाउंट में प्रोटेक्टिव एक्शन को शो करेंगे, कितने प्रोटेक्टिव रहेंगे। ओके तो ये था हमारा गोल्ड नंबर, जो आई होप आप इसे कर पाएंगे अच्छे से।